नमस्कार। कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण जो वीडियो अपलोड हुई है वो एक्चुअली आधे घंटे की थी, लेकिन उसका 15 मिनट के बाद वाला हिस्सा अपलोड नहीं हो पाया, तो उस हिस्से को मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये बड़ा दुख हुआ मुझे कि अगर ये जो टॉपिक था पूरा एक वीडियो में मैं डालना चाहता था, उसी तरह मैंने कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। तो पिछले वीडियो में हमने किया था कि किस प्रकार वरीयता के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाता है राष्ट्रपति की। अब इसमें जो है कि वोट जो दिए जाते हैं एमएलए के द्वारा और एमपीज़ के द्वारा, तो उस वोटों की वैल्यू कितनी होती है, मत का मूल्य कितना होता है। भारत में जानते हैं कि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। इसी के कारण हर राज्य के एमएलए का जो मतों का मूल्य है, वोट की वैल्यू है, वो अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर एक एमएलए वोट देगा और एक महाराष्ट्र का एक एमएलए वोट देगा, तो उनके वोट की वैल्यू एक समान नहीं होगी, उनके वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनकी राज्य की जनसंख्याएं अलग अलग है। इस कारण से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हर एमएलए और का वोट मूल्य अलग है, और उसी प्रकार से एमपी के लिए भी अलग वोटों का मूल्य है। अब ये वोट मूल्य कैसे निकालते हैं? वोट वैल्यू एमएलए के लिए, किसी राज्य के एमएलए के लिए वोट वैल्यू क्या होगी? राज्य की कुल जनसंख्या और भाग में उस राज्य में एमएलए की जो पूरी संख्या है वो, और 1000 से भाग। ठीक है, इससे उस किसी भी राज्य के एक एमएलए के मतों का मूल्य निकलेगा। यही कारण है कि हर राज्य के एमएलए के मतों का मूल्य अलग अलग है, राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। ये जनसंख्या कब की मानी गई है? 1971 की। 1971 की जनगणना में जो जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी उसको ही आधार माना गया है। उसी के आधार पे 2026 तक जितने भारत में चुनाव होंगे उसके आधार पे ही सीटें चिन्हित होंगी। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में भी उसके आधार पे ही मतों का मूल्य जारी होगा। तो हर राज्य की अलग अलग है, मैंने बता दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है, और वहां पे 100 एमएलए हैं, तो एक एमएलए का वोट मूल्य कितना हो गया? इतना हो गया। ये कितना बचा? 10। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी जाएगी? 10। ये मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश की है। तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मूल्य कहाँ के एमएलए का होगा? उत्तर प्रदेश के एमएलए का जो वोट वैल्यू होती है सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। 208। क्या होगी? 208। समझ गए? और सबसे कम सिक्किम की, सबसे कम क्या होगी? सिक्किम की 7। मतलब एक वोट अगर सिक्किम का एमएलए देता है और एक वोट अगर यूपी का एमएलए देते हैं, तो उनके वोट में कितना बड़ा अंतर आ सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इससे आप समझिए। तो इस प्रकार भारत में कुल मिला के 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग वोट देते हैं, के एमएलए वोट देते हैं। तो उस टोटल एमएलए कितने हो गए? टोटल एमएलए कितने हो गए? 4120। कितने हो गए? 4120। और इन सब के वोट वैल्यू, इन सब की वोट वैल्यू कितनी है हमारी? 5,49,495। कितनी है? 5,49,495। ये टोटल वोट वैल्यू है देश के सभी एमएलए की जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, अब एमपी की वोट वैल्यू, एमपी की वोट वैल्यू कितने एमपी चुनाव में भाग लेते हैं? 543 प्लस 233 हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, है ना, जो चुन के आते हैं। तो टोटल एमपी हमारे कितने हो गए? अभी जोड़ते हैं। तो अब एक एमपी की वोट वैल्यू ऑफ एमपी क्या होगी? टोटल वोट वैल्यू ऑफ ये एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल एमपी। ठीक है, अब देखिए टोटल एमएलए की वोट कितनी थी? टोटल 5,49,495। और टोटल हमारे यहाँ एमपी कितने हैं? 543 प्लस 233 जो कि वोट देते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए? 776 हो गए। कितने हो गए? 776। तो 776 से इस पूरी संख्या को भाग कर दीजिए।
ये करीब आएगा 708 का। क्या आएगा? 708 का। ठीक है, तो 1 MP के वोट का मूल्य कितना हो गया? वोट वैल्यू ऑफ 1 MP इज 708, और ये सभी एमपीओ का एक बराबर है। क्या है? सभी एमपीओ के लिए एक बराबर है। ठीक है, तो टोटल एमपी का वोट मूल्य कितना हो गया? टोटल एमपी का वोट कितना हो गया? 708 गुणा में जितने एमपी हैं उतना। सिंपल, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,49,408। तो कुल मिला के क्या मिल गया हमको? राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट कितने होते हैं मैक्सिमम? इनको जोड़ दीजिए, 5,49,495 जमा में 5,49,408, ये है टोटल वोट। दस लाख 10,98,903। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? इतने वोट राष्ट्रपति के चुनाव में मैक्सिमम पड़ सकते हैं। इतने वोट मैक्सिमम राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ सकते हैं। समझ गए आप लोग किस राज्य का कितना के एमएलए का कितना महत्व है और सांसदों का क्या महत्व है? समझ गए? अब यह अनुच्छेद आपका 55 पूरा हो गया कि किस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया होती है, कैसे वोटिंग होती है, इस वोटिंग की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है आपका? आर्टिकल नंबर 56 कहता है कि राष्ट्रपति का ऑफिस ऑफ टर्म, राष्ट्रपति कितने साल के लिए पद पे बने रहेंगे। राष्ट्रपति कितने साल के लिए पद पे बने रहेंगे? 5 साल। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वह समय से पहले भी इस्तीफा देने के लिए या पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर समय से पहले किसी भी कारण से पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराने आवश्यक है। जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा 6 महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने से पद का इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए, किसी भी कारण में अगर पद खाली होता है तो तुरंत रूप से उपराष्ट्रपति उसको भरता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये क्लियर हो गया? अगर राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पूरी होते होते 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है तो भी नए राष्ट्रपति के आने तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बना रहेगा, तो इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा कि 5 साल से ऊपर हो गया। जैसे अभी 24 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अगर अगला राष्ट्रपति चुनते चुनते 26-27 जुलाई हो गया तब तक भी वो अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, एक और प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इम्पीचमेंट, महाभियोग, वो एक पूरी प्रक्रिया है, वो डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी शक्तियां भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम बातें सारी कर लेंगे। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है कि टेन्योर, है ना, कितना टेन्योर होगा किसी के प्रेसिडेंट के ऑफिस का, कितने टाइम तक के लिए हो सकता है वो। अच्छा, इसके बाद अब आर्टिकल 57। आर्टिकल क्या कहता है? 57। आर्टिकल 57 कहता है कि पुनर्चयन के बारे में, री इलेक्शन के बारे में, री इलेक्ट के बारे में या पुनः चयन। भारत में राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति एक बार से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में संविधान में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये डिस्कस है कि कोई व्यक्ति एक बार से अधिक बार राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर सकता है। 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं ना लोग भारत में। तो आर्टिकल 57 किससे रिलेटेड है? री इलेक्टेड क्लॉज से, कि कौन कितनी बार या कितनी बार तो नहीं, क्या री इलेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी, हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 59, क्योंकि 58 हमने डिस्कस कर लिया था, 58 हमारी एलिजिबिलिटी से संबंधित था राष्ट्रपति के लिए। अब 59 क्या कहता है? 59 कहता है अलाउंसेस के बारे में। अलाउंस क्या मिलेगा उसको? सैलरी। राष्ट्रपति की सैलरी है 1.5 लाख। राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख भारत की संचित निधि से दिया जाता है उसको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसकी सैलरी दी जाती है। और जब ये
कोई व्यक्ति पद पे रहेगा राष्ट्रपति के तो उस दौरान उसके ना वेतन भत्तों को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, उस दौरान वो फिक्स रहेगा। अभी लास्ट टाइम ये 2008 में सैलरी बढ़ी थी, ठीक है। तो वेतन कितना है, 1.5 लाख भारत की संचित निधि से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। आर्टिकल 59 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ के बारे में। राष्ट्रपति की शपथ, ओथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। 2 शपथ लेता है राष्ट्रपति। कितनी शपथ लेता है? 2 शपथ लेता है। एक तो अपने जिस पद पे आया है उस पद के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए, है ना, जिस पोस्ट पे आए हैं उस पोस्ट के जितने दायित्व हैं उसका मैं निर्वाह करूंगा। दूसरा, संविधान की रक्षा करूंगा, ठीक है। तो 2 ओथ होती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था। जब मान लीजिए राष्ट्रपति समय से पहले अपना इस्तीफा देता है तो किसको देता है वो इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को जैसे इस्तीफा मिलता है वह किसको सबसे पहले बताता है? किसको बताएगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर राष्ट्रपति समय से पहले इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति उसे रिसीव करेगा और सबसे पहले उसको वो इंटीमेट करेगा लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। आर्टिकल 60 क्लियर हो गया आपका। अब आर्टिकल जो 61 है वो है महाभियोग का, इम्पीचमेंट का। बड़ा है इसलिए अगली वीडियो में कराता हूं मैं, और जल्दी ही अगली वीडियो सामने होगी आपके। और कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में मैं राष्ट्रपति की शक्तियां संबंधित सारी चीजें क्लियर कर दूं और पूरी वीडियो में वो प्रेसिडेंट का टॉपिक हो जाए। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, बिकॉज राष्ट्रपति के चुनाव भी हो रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।